A very good morning to students. I am Professor Mohammad Atif from Anjuman College of Engineering and Technology. I'm going to cover your subject irrigation engineering for the gate preparation. So, when it comes to irrigation engineering, uh, it is a very essential part of your civil engineering as well as for gate examination and other competitive examination. It is a much essential topic to be covered by students. Okay, so without delaying much, let's start with the topic. अ, जैसे कि हम इरिगेशन इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स आप लोग के ख्याल में सबसे पहली चीज ये आनी चाहिए कि क्यों हमें इरिगेशन की जरूरत है। ओके, आप सबको पता होगा इरिगेशन कहीं ना कहीं कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, कल्टीवेशन से रिलेटेड है। इतना ब्रॉड सेंस में हर इंसान को पता होगा कि इरिगेशन क्या चीज है। ठीक है, तो आप लोग के दिमाग में ये चीज आनी चाहिए, ये एक सवाल आना चाहिए कि इरिगेशन क्यों रिक्वायर्ड है। ओके, क्या हुआ कई साल पहले से हमें पानी की कमी है। हमारे पास वाटर रिक्वायरमेंट की वाटर की रिक्वायरमेंट है। ओके, not only in the country but in the entire world we have a requirement of water. Okay, and rainfall does not occur over the year. Okay, throughout the year you cannot see the rainfall occurring in any of the part of the country. Okay, so it is just a small and a minor part in the whole year where you will observe a rainfall. Okay, लेकिन when it comes to crop, हमें खाना खाना है तो हमें एग्रीकल्चर करना पड़ेगा। हमें एग्रीकल्चर करना है मीन्स हमें क्रॉप यील्ड करना पड़ेगा, क्रॉप की यील्डिंग करना पड़ेगा, उसे ग्रो करना पड़ेगा। क्रॉप यील्ड करने के लिए द मेरी एसेंशियल पार्ट इज द वाटर रिक्वायरमेंट। ओके, यू मस्ट हैव वाटर टू ग्रो अ क्रॉप। ओके, सो क्रॉप तो हमें साल भर जरूरत है, वाटर साल भर कहाँ से लाएंगे। ओके, सो you will find a major crisis of water when it comes to agriculture, when it comes to cultivation of crop. So how will you going to tackle this problem? How you are going to overcome this issues? So पहले के जमाने से कई साल पहले से हमें पता है कि हमारे पास पानी की कमी है। हम खेती कैसे करें, हम साल भर खाना कैसे उगाए, अनाज कैसे उगाए। तो क्योंकि रेनफॉल जो है साल भर तो नहीं होगी, बहुत हो गया 2 महीना 3 महीना होगी। ओके, नेचुरल मीन्स ऑफ water application will be going to occur only 2 months, only for 2 months or 3 months in a year. But what about the rest of the period of the entire year? You will have to do some arrangements for it. तो लोगों ने क्या किया, सोचा क्यों ना हम पानी को स्टोर करें। जब रेनफॉल आता है डायरेक्टली खेत पर पड़ता है, दैट इज द नेचुरल मीन्स। लेकिन जब खेत के बाहर कहीं और जगह पड़ता है तो वहां से हम क्यों ना पानी को स्टोर कर ले और उस पानी को फिर जरूरत के हिसाब से सप्लाई करें और आपके एग्रीकल्चरल फील्ड्स पर अप्लाई करें। तो आप क्या कर रहे हो, कैचमेंट एरियाज किसको बोलते हैं, जहां पर पानी पड़ता है। तो ऐसे हर कैचमेंट एरिया से आप पानी को जमा कर रहे हो। क्या करोगे, पानी को कैचमेंट एरिया से स्ट्रीम्स जो बनती है, यानी कहीं भी पानी गिरता है तो वहां से एक स्ट्रीम, एक छोटे छोटे नहर बनने लगती है जहां से पानी आगे बढ़ता है। तो थ्रू दो स्ट्रीम्स यू विल going to store the water into small pounds, small ponds, or a large reservoir, lakes, or sometime in the dam. Okay, so you are going to do a collection of water from the other catchment areas, and then you will apply this water, supply and apply this water to the agricultural field. अब कर क्या रहे हो, you are artificially applying the water from other catchment areas to the agricultural field, and this is nothing but your irrigation. This is the definition of irrigation. Okay, जैसे कि हम देख सकते हैं
इरिगेशन इज द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द लैंड और टू द सॉइल, यही मैंने आपको समझाया हूँ। ओके, लेकिन क्यों यूज आता है? इट इज यूज टू असिस्ट इन द growing of crops, maintenance of your gardens, vegetation or revegetation, vegetation on a new soil and revegetation on a disturbed soil or in a dry areas, and during the period of inadequate rainfall. जब रेनफॉल नहीं होती है उस पीरियड में भी टू असिस्ट इन द ग्रोइंग ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स आपको इरिगेशन की जरूरत पड़ती है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि हमें इरिगेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। इट इज यूज टू असिस्ट इन द ग्रोइंग ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप, मेंटेनेंस ऑफ गार्डन्स और लैंडस्केप्स, वेजिटेशन इन अ न्यू सॉइल और revegetation on a disturbed soil in dry areas and during the period of inadequate rainfall. I hope this is clear to all of you. Okay, जब भी आप इरिगेशन पढ़ोगे तो आपको तीन चीजों का ख्याल रखना है, तीन बातों का ख्याल रखना है। ओके, तो the very first thing, the very first point to be kept in mind is how to apply the water. अब how to apply मतलब मैं methods की बात कर रहा हूँ। There are methods of applying water to the crops. Okay, so very first thing जो आपके दिमाग में होनी चाहिए that is how to apply the water to the crop. So very first point is how to apply the water to the crop, मतलब method. Okay, now second point जो आपको ख्याल रखना है that is how much to apply. Okay, अब इसका मतलब है ये आपसे बात कर रहा है कि कैसे अप्लाई करेंगे। ओके, पहले आपको बताया है कि हाउ मच टू अप्लाई द वाटर टू द क्रॉप एंड देन हाउ टू अप्लाई द वाटर टू द क्रॉप। सॉरी, द वेरी फर्स्ट इज हाउ टू अप्लाई द वाटर टू द क्रॉप और फिर उसके बाद कितना पानी आपको अप्लाई करना है। एक पर्टिकुलर क्रॉप है तो उसके लिए कितना पानी आपको लगेगा, उसको हम अदर टर्म में बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी। हमें कितनी फील्ड कैपेसिटी या मॉइस्चर कैपेसिटी की जरूरत है फॉर अ पर्टिकुलर क्रॉप। नाउ द थर्ड पॉइंट इज व्हेन टू अप्लाई, यानी कि हमें कब अप्लाई करना है। ओके, अब व्हेन टू अप्लाई में हम क्या सीखते हैं कि पानी हमने किस मेथड से पहुंचाया, कितना पहुंचाया, अब लास्ट है कितने दिन में पहुंचाया, कितने दिन के बाद पहुंचाया, यानी कि हम सिंपल लैंग्वेज में उसे बोले तो फ्रीक्वेंसी। इन हाउ मेनी डेज यू हैव डन एन इरिगेशन, इन हाउ मेनी डेज और इन हाउ मच इंटरवल you have done irrigation. You have done irrigation. I hope it is clear. Okay students, so हमारा जैसे डिस्कशन हुआ है, so you must know the main concern about of irrigation and they are how to apply the water to the crop. तो सबसे पहली चीज जो आपको इरिगेशन में अपने ख्याल में रखनी है दैट इज कि हम पानी क्रॉप को कैसे अप्लाई करें, यानी कि methods of application of water to the crop. The second thing which must be kept in our mind is how much water to apply. Okay, that is एक क्रॉप है
तो उसे कितना पानी लगेगा. ओके, दैट इज द फील्ड कैपेसिटी. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फील्ड कैपेसिटी, और in another term it is called as a moisture capacity. Okay, the third thing which must be kept in our mind is when to apply. That means the frequency, or you can say in how many days you have to do an irrigation. Okay, यानी कि interval of irrigation. तो आपको irrigation में ये तीन चीजों का खास ही ख्याल रखना है. I hope it is clear to all of you. Now let's come to the next thing which must be covered in this subject is the necessity or the benefits of irrigation. Okay, आपको पता होना चाहिए कि हम irrigation क्यों कर रहे हैं. What are the requirements or the necessity or the benefits of this particular thing. Okay, क्योंकि हम जिस चीज को पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए उस चीज का फायदा क्या है. Okay. Okay, so let's come to the necessity of irrigation. आप सबको पता है इरिगेशन क्यों किया जाता है. When there is insufficient rainfall in the part of your country, then it becomes necessary to do an irrigation. आप सबको पता है जहाँ पे पानी कम पड़ रहा है और क्रॉप उगाना है, एग्रीकल्चर करना है, तो हमें इरिगेशन की नेसेसिटी आ गई है. ओके, अब एक ही कंट्री है, एक ही सिटी है, उसी सिटी में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल हो रहा है. ख्याल करिए दोनों पॉइंट्स को. द वेरी फर्स्ट इज एक सिटी और एक कंट्री जिसमें इनसफिशिएंट रेनफॉल हुआ, सो इट बिकम्स necessary to do an irrigation. Second thing is, for example, distribution of rainfall uneven हो रहा है, कहीं पर ज्यादा हो रहा है, कहीं पे कम हो रहा है. तो जहां पर कम हुआ है तो ऐसी जगह पर it becomes necessary to do an irrigation. Okay. Improvement of perennial crops. Now you must be knowing what is a perennial crop. Hello. So improvement of perennial crops. Now what does that mean? You must be knowing what is a perennial crop. A crop which grows throughout the year is known as the perennial crop. So for that crop, you must require an irrigation. क्यों? क्योंकि साल भर तो बारिश आएगी नहीं. बारिश तो आएंगे सिर्फ 2 और 3 महीना. पेरेनियल क्रॉप तो साल भर उगेंगे, तो पानी कैसे दोगे? आर्टिफिशियल मीन्स से, यानी कि इरिगेशन करके. नेक्स्ट पॉइंट, व्हाई द इरिगेशन इज नेसेसरी. Okay, so the fourth point says for the agriculture in desert area or for the agriculture in dry area. You can say for the agriculture in dry area. Obviously, where there is a dry, that means there is not plenty of rainfall occurring in the entire span of the year. So in those areas, you must require an irrigation. Okay, hope it is clear to all of you. Let's move to the next heading, that is benefits of irrigation. irrigation करके हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं. So the very first is, हम क्यों करते हैं irrigation? ताकि हमारे क्रॉप यील्ड हो, हमारे क्रॉप को एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर मिले और वो प्रॉपरली यील्ड हो और उसकी यील्डिंग इंक्रीज हो. ओके, आपको ज्यादा क्रॉप्स उगाना है, क्रॉप की यील्डिंग बढ़ाना है, आपको रेनफॉल के अलावा पानी प्रोवाइड करना पड़ेगा. दैट इज इरिगेशन करना पड़ेगा. ओके, तो इरिगेशन करने से हम क्रॉप यील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं. दिस इज द वेरी फर्स्ट बेनिफिट. ओके, नाउ द सेकंड पॉइंट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम फेमाइन. नाउ व्हाट इज फेमाइन? आप सबको पता होना चाहिए व्हाट इज फेमाइन. सो फेमाइन का मतलब ये निकलता है कि आपको ड्रॉट या फ्लड, फेमाइन इज कॉल्ड एज, आप यानी ड्रॉट बोलो या फ्लड बोलो, ऐसे जो भी समस्याएं क्रिएट होती है पानी से, उससे आपको बचाएगा इरिगेशन. अब कैसे बचाएगा इरिगेशन? उस तरीके से ये इनडायरेक्ट वे है ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ अ लैंड और अ सिटी फ्रॉम फेमाइन. कैसे? देखिए, इरिगेशन करने के लिए क्या करते हो आप पानी को स्टोर करते हो. ओके, तो क्या हो रहा है, पानी को स्टोर करने के लिए आप स्टोरेज स्ट्रक्चर क्रिएट करोगे, दैट इज हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स क्रिएट करोगे. हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स क्या करेंगे? जब एक्सेस रेनफॉल आएगा, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स कहाँ क्रिएट करते हैं? वेरी फर्स्ट थिंग, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स हम क्रिएट कहाँ करते हैं?
हम ऐसी जगह पे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स क्रिएट करते हैं जहाँ पे कैचमेंट एरिया का पानी फ्लो हो रहा है। ओके, तो जब हेवी रेनफॉल होगा, कैचमेंट एरिया से पानी जब फ्लो होगा, तो वो पानी कहाँ रुकेगा? आपके वाटर बैरियर यानी कि हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर पे आपका पानी आके रुक जाएगा। इससे क्या होगा? बाढ़ नहीं आएगी, फ्लड नहीं आएगी। तो क्या हो रहा है? प्रोटेक्शन फ्रॉम फेमाइन। सेकेंड थिंग, अगर सूखा पड़ रहा है तो क्या होगा? सूखा पड़ रहा है तो क्या होगा? आपके स्टोरेज टैंक, आपके हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में आपने पानी स्टोर करके रखा हुआ था, ये पानी पहले से स्टोर था। अब जब सूखा पड़ा तो आप क्या करोगे? आप गेट्स ओपन करोगे, पानी को सप्लाई करोगे। तो क्या होगा? यू आर प्रोटेक्टिंग द लैंड फ्रॉम ड्रॉट। So this is also called as protection from famine. I hope this point is clear to all of you students. Now the next benefit of irrigation. With the irrigation, the benefit of irrigation is another benefit of irrigation is the cultivation of superior crop or the cultivation of cash crop. Now, what is a cash crop? A cash crop is what you would say a profit crop, which is grown to sell for profits. यानी ऐसे क्रॉप जो हम कमर्शियल वैल्यूज के लिए उगाते हैं, ऐसे क्रॉप्स को हम कहते हैं कैश क्रॉप। तो कैश क्रॉप फॉर एग्जांपल शुगर केन, कॉटन, ये ऐसे क्रॉप्स है, कॉफी, ये ऐसे क्रॉप्स है जो कमर्शियल वैल्यूज बहुत देते हैं। ऐसे क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए इरिगेशन की जरूरत होती है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. So the another benefit of irrigation is it eliminates mixed cropping. Okay, now what is mixed cropping? ये क्या होता है? काफी बार ऐसा होता है, पानी की कमी होने की वजह से किसान क्या करता है कि एक ही लैंड पर मिक्स्ड क्रॉपिंग करता है, यानी कि दो अलग अलग टाइप के क्रॉप्स को उगाता है। जैसे कि एक लाइन से उसने बीट बिछा दिया, बीच में उसने ग्राम डाल दिया, फिर नेक्स्ट बाजू से उसने फिर से बीट बिछा दिया, नेक्स्ट फिर उसने ग्राम डाल दिया। तो ये क्या किया? उसने मिक्स्ड क्रॉपिंग किया। ये क्यों करता है किसान? क्योंकि पानी की कमी है। तो अब वो ये चाहता है कि इस कमी की वजह से कम कोई ना कोई तो मेरा क्रॉप सरवाइव कर जाए। ओके, तो उस वजह से मिक्स्ड क्रॉपिंग करता है वो आजू बाजू में। बट इससे डिसएडवांटेजेस काफी है। अब इससे क्या डिसएडवांटेज है? देखो, मिक्स क्रॉपिंग तो उसने कर दिया, लेकिन हर क्रॉप्स की ड्यूरेशन अलग अलग होते हैं, जिसको हम क्रॉप पीरियड कहते हैं। अब क्रॉप पीरियड क्या होते हैं ये मैं आपको आगे समझाऊंगा, ये आगे आएगा आपको। सो ड्यूरेशन फसल का काटने का अलग अलग होता है, वीट का अलग है, ग्राम का अलग है। तो ये काफी प्रॉब्लम क्रिएट करता है while the time of harvesting. So with the help of irrigation you will be able to eliminate this method of cropping, this mixed method of cropping. I hope it is clear to all of you. Another benefit, economic development. This is indirect benefit of irrigation. Economic development कैसे होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आपने पानी डाला, पानी डाल के पहला पॉइंट क्लियर किया, दैट इज इंक्रीज ऑफ क्रॉप यील्ड। आपने क्रॉप की यील्डिंग बढ़ा दिया। ओके, तो जितने क्रॉप उगेंगे उतने क्रॉप बिकेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। करेक्ट है। सेकेंड थिंग, आपने फेमाइन से बचा लिया, यानी कि आपने सूखा से बचा लिया। अगेन आपने इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्राइसिस से अपने आप को बचा लिया। करेक्ट है। कैश क्रॉप्स, थर्ड पॉइंट, कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स आपने उगाया, ऐसे क्रॉप्स जो कमर्शियल वैल्यूज दे रहे हैं। अगेन गवर्नमेंट को क्या हुआ? इकोनॉमिक फायदा हुआ। करेक्ट है। आई होप ये इनडायरेक्ट बेनिफिट दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अनदर बेनिफिट इज इट जनरेट्स हाइड्रो पावर, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। कैसे? आपने हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाया, बनाया, डैम में पानी स्टोर किया, नाउ आप वो पानी से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करोगे। Another benefit, the last benefit of irrigation, that is domestic and industrial water supply.
डोमेस्टिक पर्पस के लिए आपको पानी चाहिए, ये पानी आपको साल भर चाहिए, इंडस्ट्रियल के लिए भी। तो आप क्या करोगे, साल भर बारिश तो नहीं करवा सकते हो आप, तो साल भर का जो भी 3 महीने का बारिश जो आया वो साल भर को यूटिलाइज करोगे आप बाय स्टोरिंग दैट वाटर इन अ हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज डैम या रिजर्वॉयर। ओके, आई होप मैंने आपको क्लियर कर दिया हो ये सारे पॉइंट्स। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज इल इफेक्ट्स ऑफ इरिगेशन। देखो, किसी चीज, हर चीज के अगर फायदे हैं तो उसके नुकसान भी है। आपको दोनों चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि जिस भी टॉपिक को, जिस भी चीज को आप पढ़ रहे हो। ओके, तो इरिगेशन के आपने फायदे और जरूरत समझ लिया है। अब चलते हैं इल इफेक्ट्स यानी कि नुकसान पर इरिगेशन के। ओके, तो वेरी फर्स्ट थिंग इज राइजिंग ऑफ वाटर टेबल। वाटर टेबल राइज हो जाएगा अगर आपने इरिगेशन ज्यादा कर लिया तो। कैसे? ऑब्वियसली आपने पानी छोड़ा है खेत में, खेत में पानी छोड़ने से पानी कहाँ जाएगा? वो पानी का वर्टिकल वर्टिकली डाउनवर्ड सीपेज होगा या पर्कुलेशन होगा। उससे क्या होगा, वाटर टेबल में वो पानी जाके मिक्स होगा और वाटर टेबल को राइज कर देगा। आप एक्सेस इरिगेशन करोगे तो वाटर टेबल एक्सेस राइज हो जाएगा। एक्सेस राइज होने से क्या होगा, क्या होने वाला है? सेकेंड पॉइंट क्रिएट होने वाला है। पानी वाटर टेबल राइज करने से या राइज होने से आपको अपर सरफेस ऑफ द सॉइल गीली नजर आएगी, जिस वजह से लैंड मार्शी लैंड हो जाएगा, यानी कि वहां पर वीड्स उगना चालू हो जाएंगे। ओके, वहां पर छोटे छोटे जंगली झाड़, ये सब चीजें उगना चालू हो जाएगी। ठीक है, दिस इज द सेकेंड इल इफेक्ट ऑफ इरिगेशन। द थर्ड इल इफेक्ट इज, क्या हो गया? वाटर टेबल राइज हो गया। सेकंड क्या हो गया? जंगली चीजें, मार्शी लैंड होने लगा, ये मार्शी लैंड बनने लगा ये। साथ साथ में क्या होगा, सराउंडिंग वेदर डैम्प फील होने लगेगा आपको। डैम्प फील होने से क्या होगा, इट विल गोइंग टू गिव अ ब्रीड टू मॉस्किटोज। ओके, जिससे डिजीजेस होने वाले हैं। एंड द लास्ट थिंग, लास्ट इल इफेक्ट ऑफ योर इरिगेशन इज, आपका लैंड की वैल्यू बिल्कुल लॉस हो जाएगी, क्योंकि आपने क्या कर दिया, ओवर इरिगेशन कर दिया। तो किसी भी चीज को एक लिमिट में रखो तो ही बेहतर है। ओवर इरिगेशन करने से ये सब लॉसेस होने के 100% चांसेस है कि वाटर टेबल राइज हो जाएगा। वाटर टेबल राइज होने से मार्शी लैंड हो जाएगा। थर्ड, डैम्पनेस हो जाएगा सराउंडिंग्स में, डिजीजेस क्रिएट होना चालू हो जाएगी। एंड द लास्ट थिंग इज, योर वैल्यूएबल लैंड विल गेट completely lost with its value, with its nutrition, with its power of cultivation of crop. I hope it is clear to all of you students. Now let's move to the next heading without wasting much time. हमने क्या चीज पढ़ा था? The point, the main concern of irrigation, the main points which must be kept in our mind. There are 3 points मैंने आपसे बात किया था. The very first point was, क्या बोला था मैंने? How to apply the water to the crop, that is the method of irrigation. So very first thing you must be knowing is how to apply the water, methods of irrigation of water, methods of irrigation on an agricultural field. Agricultural field पे पानी कैसा दिया जाएगा? So these are the points enlisted in front of you. The very first is surface irrigation. आप क्या करोगे? पानी को surface पर से दोगे. The second one is subsurface irrigation. आप पानी कहाँ से दोगे? सरफेस के नीचे से. The third point is sprinkler irrigation. Sprinkler irrigation में क्या होगा? आप पानी को स्प्रिंकल करोगे. आप एक यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फ्लो नहीं करोगे, आप पानी को स्प्रिंकल करोगे, यानी कि पोर नहीं करोगे. यू आर नॉट गोइंग टू पोर द वाटर, यू आर गोइंग टू स्प्रिंकल द वाटर. लास्ट वन इज ड्रिप इरिगेशन. ड्रिप में क्या होता है? एक छोटे छोटे नोजल्स रहेंगे जिसमें से पानी ड्रॉप बाय ड्रॉप लैंड में उतरेगा. दीज आर द मेथड्स ऑफ इरिगेशन. सरफेस इरिगेशन के और सब क्लासिफिकेशन है, जैसे कि फ्लडिंग मेथड, एक ऐसा मेथड जिसमें पानी को सीधा सीधा फ्लड कर दिया जाएगा ओवर द एग्रीकल्चरल लैंड. द सेकेंड वन, दैट इज बॉर्डर स्ट्रिप मेथड. थर्ड वन, चिक मेथड. Fourth one, basin method,
and the fifth one, furrow method. We are going to discuss each and every methods one by one. So let's discuss about the surface method of irrigation. आप सबको पता है surface method में क्या करने वाले? Water is, in this method, the water is either ponded on the soil. आप पानी को रोक दोगे सॉइल पर और अलाउ टू फ्लो कंटिन्यूसली ओवर द सॉइल सरफेस. कब तक? फॉर द ड्यूरेशन ऑफ इरिगेशन. ठीक है, क्या कर रहे हो आप? पानी को पॉन्ड पर आइदर पॉन्डेड कर दे रहे हो पानी को सॉइल पर, और यू आर गोइंग टू allow the water to flow continuously over the soil for the irrigation period. But this method does not give you the high level of performance. Okay, why? Because with this method, जहाँ पे आप पानी को पॉन्डेड कर दे रहे हो या फ्लो करवा रहे हो, there are uncertain infiltration rates. पानी का infiltration rate uncertain रहेगा. There is not going to be a certain or a constant infiltration rate. Why? Because of the change in the crop pattern. With year to year, we are finding there are changes in the crop pattern. आप क्रॉप को अलग अलग तरीकों से लगाते हो, अलग अलग तरीकों से पानी क्रॉप्स को लगाने की वजह से क्या होता है, पानी हर जगह आप फ्लो करवा रहे हो तो इट इज नॉट पॉसिबल कि पानी हर जगह पहुंच जाए. ठीक है ना, और पानी हर जगह से पहुंच कर पानी इनफिल्ट्रेट हो. तो दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ योर सरफेस इरिगेशन, जिसको हम काफी वेज से कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. अब फ्लडिंग करने के तरीके. फ्लडिंग मेथड का पहला आप देख सकते हो, सरफेस इरिगेशन, जिसके बारे में हमने बात कर लिया. उसमें फर्स्ट पॉइंट या फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज फ्लडिंग मेथड और अनकंट्रोल्ड मेथड. ओके, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, अनकंट्रोल्ड फ्लडिंग. अब किसको कहते हैं हम अनकंट्रोल्ड फ्लडिंग? व्हेन द वाटर इज अप्लाइड टू द क्रॉप लैंड विदाउट एनी प्रिपरेशन ऑफ लैंड. आप लैंड को प्रिपेयर नहीं कर रहे हो एंड यू आर जस्ट फ्लोइंग द वाटर ओवर द लैंड विदाउट एनी गाइड, विदाउट एनी लीड. ओके ओके, तो ऐसे मेथड को हम कहते हैं अनकंट्रोल्ड मेथड, वाइल्ड मेथड और फ्री फ्लडिंग मेथड. ओके, uncontrolled flooding method, it generally results in excess irrigation at the inlet region. यानी कि शुरुआत की जगह पे जहां से आप पानी को फ्लो करा रहे हो, बहा रहे हो, वहां पे क्या होगा? देयर इज गोइंग टू बी एन एक्सेस इरिगेशन, क्योंकि क्या होगा, वहां पे ज्यादा पानी रुकेगा, और देयर विल बी एन इनसफिशिएंट इरिगेशन एट द आउटलेट एंड. हमको पता नहीं आउटलेट तक कितना पानी पहुंचेगा. तो मैक्सिमम ये होता है कि पानी जो सामने से आपने फ्लो किया वहां पर तो ज्यादा पानी रह जाता है, क्योंकि वहां पानी पॉन्डेड भी रह जाता है. फ्लो करने के साथ साथ वहां कुछ पानी रुक भी जाता है. और आउटलेट एंड्स पर देयर आर चांसेस, मेजर चांसेस ऑफ इनसफिशिएंट इरिगेशन. ओके, वहां पे पानी पूरा पहुंचने के चांसेस काफी कम होते हैं. ओके, क्योंकि उतना पानी स्टार्टिंग से एंड के रीजन तक फ्लो करना बहुत मुश्किल है. इससे क्या होता है? इफिशियंसी कम हो जाती है, आपकी इरिगेशन की इफिशियंसी कम हो गई है. क्योंकि क्या हो सकता है, देयर कुड बी अ डीप पर्कुलेशन ऑफ वाटर. पानी या तो ज्यादा अंदर चला जाएगा, और फ्लोइंग ऑफ वाटर फ्रॉम द फील्ड, या तो सीधा सीधा पानी आगे बढ़ जाएगा. क्या चीज हो सकती है? दो चीज हो सकती है. आपने लैंड ही प्रिपेयर नहीं किया है, तो लैंड आइदर प्लोड रह सकता है, यानी कि खुदा हुआ रह सकता है, और सीधा सीधा यानी कि कॉम्पैक्टेड रह सकता है. तो क्या होगा, आपके लैंड जो आपने प्रिपेयर ही नहीं किया, आपने स्टार्टिंग से पानी को फ्लो करवा दिया, तो हो सकता है कहीं पर ज्यादा वॉइड्स अवेलेबल हो, तो पानी डीप पर्कुलेट होगा, यानी कि ज्यादा पानी अंदर चला जाएगा, और या तो पानी सीधा सीधा ऊपर से आगे बढ़ता चला जाएगा, बह जाएगा. ओके, so because of this the irrigation efficiency get reduced in this uncontrolled flooding method. Okay, but there is only one advantage of this method, which is आपका initial cost ही नहीं है, क्योंकि आपने land prepare नहीं किया. तो there is a low initial cost because of no land preparation in this method.
I hope students this is clear to all of you. So students, we are discussing over a surface irrigation method. आप सबको पता होना चाहिए surface irrigation में हम क्या कर रहे हैं. We are applying the water from the surface या over the surface से हम पानी ले रहे हैं. Surface के ऊपर में जो पानी रखा हुआ है, we are taking that water for for agriculture. Okay. So in that case, what we are doing, we are either using a gravity for applying the water, or we are using a pumping system. That means lifting the water. Okay. So surface irrigation is categorized into two forms. One is flow irrigation and the second one is lift irrigation. Flow irrigation में क्या करोगे आप? Surface over the surface पे से water लोगे and you will allow that water to flow over the agricultural field. Okay. Whereas लिफ्ट इरिगेशन में क्या करोगे आप? ये दोनों भी सरफेस इरिगेशन के पार्ट्स हैं. लिफ्ट इरिगेशन में आप क्या करोगे? यू विल पंप द वाटर फ्रॉम अ रिजर्वायर, पॉन्ड, लेक and supply it to the agricultural field. I hope it is clear to all of you. Also, you should know that surface irrigation method जो है, around 75% of the irrigation is done by surface irrigation method. यानी हम surface के ऊपर से ही पानी लेकर agricultural field पर अप्लाई करते हैं. अब surface में से कहाँ से लेते हैं? 75% जब बोल रहा है कि agricultural field पर irrigation होता है by surface irrigation method, तो पानी आता कहाँ से होगा? पानी आप रिजर्वॉयर से यूज करते हो, जो बड़े बड़े रिजर्वॉयर्स है, और आप डैम से पानी लेते हो. डैम पे से पानी को उठाया जाता है और एग्रीकल्चरल फील्ड पर भेजा जाता है. ओके. सो स्टूडेंट्स, ये अब बता दिया गया आपको मेथड ऑफ इरिगेशन. सरफेस इरिगेशन डिवाइड इनटू टू, फ्लो इरिगेशन एंड लिफ्ट इरिगेशन. आपको नोट बता दिया गया है. 75% ऑफ द इरिगेशन इज डन बाय सरफेस इरिगेशन मेथड. देन फ्लो इरिगेशन. फ्लो इरिगेशन व्हेन वाटर इज सप्लाइड फ्रॉम हायर एलिवेशन टू लोअर एलिवेशन. जब आप ऊपर के एलिवेशन से नीचे के एलिवेशन पे पानी ट्रांसफर करते हो, तो यू डोंट नीड एनी मैकेनिकल डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग द और सप्लाइंग द वाटर. ओके. ग्रेविटी इटसेल्फ helps you for transferring or supplying the water from higher elevation to lower elevation. Whereas अगर elevation उल्टा है, from lower elevation to higher elevation आपको water supply करना है, then you need pumping. You need a pumping method for transferring the water or supplying the water from lower to higher elevation. Okay. Now let's come to the types of flow irrigation. Flow irrigation. First type, perennial irrigation. Now, what is this perennial irrigation? It is nothing but perennial क्या होता है? When the water is applied throughout the uh, crop period or throughout the year. It is called as a perennial river, which flows throughout the year is known as a perennial river. So perennial irrigation क्या है? A continuous supply of water as per the crop requirement during crop period. This is called as a perennial irrigation. क्या चीज है perennial irrigation? जब आप continuous water supply कर रहे हो, आप हर यानी उसके throughout the crop period आप पानी irrigation से ही मंगवा रहे हो. That is called as perennial irrigation. The next type of irrigation in flow irrigation is inundation irrigation. इस मेथड में आप क्या करते हो? इन दिस मेथड यू जस्ट डू द फ्लडिंग.
ओके, आप सीधा सीधा पानी फ्लो करा देते हो, बहा देते हो. ओके, दैट मेथड इज कॉल्ड एज inundation irrigation, where you will do the flooding over the entire agricultural field. Okay, that is inundation irrigation. आप क्या करते हो इसमें, एक साथ आप पानी को प्रोवाइड करते हो और पूरा पानी वहां रहने देते हो जितना आपको रिक्वायर्ड है. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Okay, now let's move to the next method of irrigation, that is subsurface irrigation method. आप subsurface irrigation method में क्या करोगे, you will apply the water from below the earth surface. Okay, you will apply the water to the agricultural field from below the earth surface or ground level. Okay, कहाँ पे, directly to the root. Okay, अब ये कैसे प्रोवाइड करते हैं इसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ. Just by drawing a simple example, you will be able to know how it is provided to the field. For example, एक surface है, surface पर आप roots जो कि अंडरग्राउंड होते हैं उस रूट्स पर पानी पहुंचा रहे हो. ये आपका कोई भी तरीके का क्रॉप हो, आप ये ग्राउंड लेवल से नीचे पानी प्रोवाइड कर रहे हो. कैसे, यू विल जस्ट डू a simple trenching or excavation where you will add a water, which will infiltrate into the soil and flow laterally and get provided directly to the root of the crop. ये हो गया subsurface method of irrigation. Another example of it is, आप क्या करते हो, अंडरग्राउंड परफोरेटेड पाइप्स डाल देते हो. परफोरेटेड पाइप से पानी को फ्लो करवाते हो और परफोरेटेड पाइप्स के आउटलेट्स निकले होते हैं. ओके, आउटलेट्स निकले होते हैं जिससे पानी बाहर निकलता है और पानी बाहर निकल के लैटरली ट्रांसफर होके रूट्स तक जाता है थ्रू कैपिलरी एक्शन. और इस तरीके से द वाटर गेट्स प्रोवाइडेड डायरेक्टली टू द रूट बाय सबसरफेस मेथड. दिस इज कॉल्ड एज सबसरफेस इरिगेशन. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. आगे बढ़ते हैं हम. ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू द सरफेस इरिगेशन मेथड. सरफेस इरिगेशन मेथड में आपने क्या पढ़ लिया है, अनकंट्रोल्ड फ्लडिंग हो चुका है आप लोगों का. देखते हैं हम यहाँ पर. देखिए, सरफेस इरिगेशन अनकंट्रोल्ड फ्लडिंग मेथड ये हो चुका है. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन इज दैट इज बॉर्डर स्ट्रिप मेथड. अब बॉर्डर स्ट्रिप मेथड क्या चीज है, ये भी सरफेस इरिगेशन मेथड का एक प्रकार है जिसमें आप क्या करने वाले हो, आप बॉर्डर्स बनाने वाले हो. देखिए आप, दिस इज द एग्जांपल ऑफ इट. क्या हो रहा है इसमें, आप देख सकते हो यहाँ पर आपको स्ट्रिप्स बनी हुई दिख रही है. ये स्ट्रिप्स बनी हुई है सेपरेटेड बाय दिस बंड, जहाँ पे आपके क्रॉप्स उगे हुए हैं, सेपरेटेड बाय दिस बंड. और बंड्स को हम लिवीज भी कहते हैं या डाइक्स भी कहते हैं. क्या कहते हैं हम, लिवीज भी कहते हैं या डाइक्स भी कहते हैं. So the strips are separated by controlled levees or controlled dikes or controlled bunds. और ये strips जो है, this is in a sloping manner from one end to another end. ये जो पोर्शन है, द स्टार्टिंग पोर्शन, एक्चुअली उसमें भी स्ट्रिप बना होता है. एक बड़ा स्ट्रिप जिसको हम डाइक्स यानी डाइक्स भी कह सकते हैं. एक बड़ा स्ट्रिप होता है जिससे पानी, सपोज यहाँ से अगर पानी आगे बढ़ रहा है तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक, या जहां तक आपका फार्मिंग एरिया है वहां तक ये लंबा स्ट्रिप चलेगा. अब क्या होगा, इस लंबे स्ट्रिप के परपेंडिकुलर आपके ये ऐसे लिवीज निकलेंगे. ठीक है, आपके लिवीज निकलेंगे जो सेपरेटेड रहेंगे विथ बंड्स, सेपरेटेड विथ स्ट्रिप्स निकलेंगे जो सेपरेटेड रहेंगे विथ बंड्स. ओके, और ये स्ट्रिप्स आगे चलते रहेंगे. इसमें इससे पानी आगे बढ़ेगा मेन स्ट्रिप से, फिर ये सेकेंडरी स्ट्रिप में पानी जाएगा, स्लोप से पानी आगे बढ़ेगा
आगे बढ़ते हुए एंड ऑफ योर एरिया तक जाएगा, एंड ऑफ योर एरिया तक जाएगा जहां तक आपने फार्मिंग की है, ठीक है। फिर वहां पे हम अगेन एक स्ट्रिप दे देंगे, तो क्या होगा, यहाँ से आपने पानी सप्लाई किया है, ठीक है। पानी इसकी हेल्प से आपके फार्मिंग एरिया में गया है, सेकेंडरी स्ट्रिप से पानी आगे बढ़ता चला जाएगा, जितना पानी यूज होना था यूज हो गया, रिमेनिंग वाटर विल गेट डिस्चार्ज इन दिस लीव। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आप सबको ये चीज क्लियर है? दिस इज कॉल्ड एज अ बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। आप यहाँ देख सकते हो एक्चुअल एग्जाम्पल में कि पानी यहाँ से आगे बढ़ रहा है। यहाँ देखिए, आप मैं आपको पीपीटी में शो करता हूँ। इन स्ट्रिप्स से पानी आगे बढ़ेगा इन नेचुरल स्लोप या मैन मेड स्लोप्स, और पानी जितना यूज होना यूज हो जाएगा। आखिरी में आपको वापस से एक डाइक मिलेगा जिसमें पानी डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो अननेसेसरी पानी वहां रुका नहीं रहेगा, जिससे आपका लैंड खराब नहीं होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ते हैं हम टू द नेक्स्ट मेथड, दैट इज अ चेक मेथड। ओके, अब हम समझना चाहते हैं कि बॉर्डर स्ट्रिप मेथड का हमें एक्चुअली क्वेश्चन आता क्या है इन गेट एग्जामिनेशन, ठीक है। तो let's start with a derivation over a border strip method for determining the maximum area that can be irrigated with the help of this method। तो ये मेथड को यूज करके, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड को यूज कर करके आप मैक्सिमम कितना एरिया इरिगेट कर सकते हो, लेट्स फाइंड आउट विद अ शॉर्ट डेरिवेशन। ओके, तो लेट मी शो यू समथिंग। तो सबसे पहली चीज मैं एक एरिया बना लेता हूँ। देखिए, हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये एरिया है जो मुझे इरिगेट करना है, ओके, बाय अ बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। तो मैं क्या करता हूँ, एक सप्लाई चैनल है जिससे मैं पानी को अपने फील्ड पे पहुंचाऊंगा, जिसको मैं सप्लाई या सप्लाई डाइक्स या सप्लाई डिच भी कहते हैं। तो मैं सप्लाई डिच कह रहा हूँ उसको, उससे मैं पानी को आगे पहुंचाने वाला हूँ, ठीक है। देखिए, ऐसा अंदर पानी आएगा, पानी आके आगे बढ़ेगा, ऐसे पानी आके आगे बढ़ेगा। तो दिस इज द डिस्चार्ज in the agricultural field, and this is your total area, okay, which is required to be irrigated. Let's take an elemental area as you are doing a derivation, so let's take an elemental area, जिसको हम क्या कहेंगे, एक स्ट्रिप लिया हूं मैंने, उसके एरिया को हम क्या कहेंगे, डी ए, ठीक है। ये क्लियर है आपको? इसको हम कहेंगे डी ए, इस टोटल एरिया को कहेंगे हम ए, इसके अंदर जो डिस्चार्ज आ रहा है दैट इज क्यू, ओके। व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट, दैट इज maximum area that can be irrigated. This is your supply dish, okay. This is your capital A, this is your discharge capital Q, this is your elemental area जिसको हम कहेंगे DA, okay। तो अब कुछ टर्म्स आपके सामने मैं यहाँ लिख देता हूँ। वेरी फर्स्ट थिंग, discharge representing by Q, second is average depth of water represented by Y, okay। आगे चलते हैं, थर्ड पॉइंट,
ओके, नाउ व्हाट इज एवरेज डेप्थ ऑफ वाटर? अब एवरेज डेप्थ ऑफ वाटर कैसे पहचान होंगे, यानी क्या चीज है ये एक्चुअली? तो हम देखते हैं। ये आपका लैंड है जिसके ऊपर, ये आपका लैंड है जिसके ऊपर डिस्चार्ज हो रहा है। ओके, अब ये डिस्चार्ज कुछ हाइट तक तो आपके लैंड पर अवेलेबल रहेगा। तो कितनी हाइट कवर कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज, इस हाइट को हम कहते हैं एवरेज डेप्थ ऑफ वाटर, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय y. I hope it is also clear to all of you. Okay, students, we are learning about the maximum this area that can be discharged, that can be irrigated by border strip method. तो आपने क्या किया, एक एरिया बनाया जिसको आपको इरिगेट करना है। दैट एरिया इज ए, उसको आपने क्या किया, उसको इरिगेट करना है। तो उसमें आपने सप्लाई डिच क्रिएट किया जिसमें से पानी सप्लाई कर रहे हो, पानी अंदर ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज क्यू। ओके, अब एरिया जो अब हमको डेरिवेशन करना है, सो वी आर टेकिंग एन एलिमेंटल एरिया दैट इज this strip. This strip is dA. Okay, and amount of water that will be flowing over a field, the height of the water flowing over the field is y. Okay, तो हम कुछ टर्म्स को ख्याल में रख लेते हैं। पहला टर्म इज डिस्चार्ज, सेकेंड टर्म इज एवरेज डेप्थ ऑफ वाटर, डिस्चार्ज क्यू से, एवरेज डेप्थ ऑफ वाटर वाई से, रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन यानी कि अमाउंट ऑफ वाटर दैट विल बी इनफिल्टरेटिंग, उसका रेट, अमाउंट ऑफ वाटर जो सीप होने वाला है उसका रेट, यानी किस रेट से पानी सीप होने वाला है जमीन के अंदर, दैट इज आई। एरिया ऑफ लैंड इरिगेटेड, कितना लैंड इरिगेट होने वाला है, दैट इज ए, और उसको टाइम कितना लगने वाला है, दैट इज टी। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम डेरिवेशन कर रहे हैं, तो वी आर जस्ट सिंपली टेकिंग एन एलिमेंटल एरिया, उसको हम एग्जामिन कर रहे हैं। टोटल एरिया को तो एग्जामिन नहीं कर रहे, वी आर जस्ट टेकिंग एन एलिमेंटल एरिया, अ स्ट्रिप ऑफ एरिया, जिसको हमने डी ए बोला। अब टोटल एरिया को इरिगेट कर रहे हो तो आपको टाइम कितना लग रहा है, टी। तो एलिमेंटल एरिया को आप इरिगेट करोगे तो आपको टाइम क्या लगेगा, आपको टाइम क्या लगेगा, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर इट विल बी कॉल्ड एज dt. I hope it is clear to all of you. अब ध्यान दीजिए, मैं इक्वेशन बना रहा हूँ। इक्वेशन देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए ख्याल से। वाटर सप्लाइड टू द स्ट्रिप, वाटर सप्लाइड टू द स्ट्रिप इन टाइम dt. अब हम काम किस पे कर रहे हैं, स्ट्रिप पे। तो स्ट्रिप पे क्या आना चाहिए, पहले वाटर, वाटर आएगा फॉर अ पर्टिकुलर टाइम t, लेकिन स्ट्रिप पे काम कर रहे हो तो फॉर अ पर्टिकुलर टाइम dt. सो the water supplied to the strip in time dt. Okay, ये क्या है, आपको क्लियर है? This is water supplied, this is water supplied to strip in time dt. I hope ये क्लियर है आप लोग को। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ ध्यान दीजिए, आप क्या देख रहे हैं, आप वाटर सप्लाइड टू स्ट्रिप इन टाइम dt, पानी जो सप्लाई हुआ है कौन से एरिया को, स्ट्रिप एरिया को, कितने टाइम में, dt, कितने टाइम में, dt इज इक्वल टू क्या हुआ, यहाँ पानी आ गया है कुछ टाइम में, दैट विल बी इक्वल टू द वाटर हाइट इन अ स्ट्रिप, द वाटर हाइट इन अ स्ट्रिप ऑफ एरिया dA. आई होप इट इज क्लियर टू यू, मैं क्या बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स? मुझे लगता है आपको क्लियर हुआ है मैं क्या बोल रहा हूँ। ये क्या रहेगा, अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल इन अ स्ट्रिप, अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल इन अ स्ट्रिप
ऑफ एरिया डी ए। ठीक है, मुझे लगता है आपको क्लियर है ये कि जो पानी गया है क्यू इन अ स्ट्रिप कितने टाइम में, डी टी इज इक्वल टू द वाटर विच इज अवेलेबल इन अ स्ट्रिप, वाटर विच इज अवेलेबल इन स्ट्रिप दैट इज वाई इन एन एरिया ऑफ डी ए। लेकिन आप यहाँ ध्यान दीजिए कि कुछ पानी इनफिल्ट्रेट भी तो करेगा, पानी सिर्फ जमा ही नहीं रहेगा ना। जो पानी डिस्चार्ज हुआ है, जो पानी डिस्चार्ज हुआ है इस स्ट्रिप में, वो पानी सिर्फ ऊपर ही जमा नहीं रहेगा, वो बल्कि इनफिल्ट्रेट भी होगा। तो आपको इनफिल्ट्रेशन को भी तो प्लस करना पड़ेगा इसमें। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो हम इनफिल्ट्रेशन को कवर कर रहे हैं, तो जो अमाउंट इनफिल्ट्रेट हुआ है उसको हमको प्लस करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से पानी आगे बढ़ रहा है, तो इस एरिया पे जिसको हमने क्या नाम दिया है, ए, इस एरिया में जिसको हमने क्या नाम दिया है, ए, इस पर पानी इनफिल्ट्रेट होगा। ठीक है, तो हम इसके ऊपर जो पानी चल रहा है ए इंटू आई, इस पे जो पानी चल रहा है उसका इनफिल्ट्रेशन पकड़ेंगे, दैट इज ए इंटू आई। ठीक है, इन व्हाट टाइम, इन व्हाट टाइम, टाइम डी टी। ठीक है ना, टाइम क्या कंसिडर कर रहे हैं हम, डी टी, क्योंकि यहाँ पे जब पानी रुकेगा तो कौन सा टाइम कंसिडर होगा, डी टी। तो हम डी टी पे ही काम करेंगे। देखिए यहाँ पे, यहाँ मैं लिखता हूँ इनफिल्ट्रेशन, क्योंकि जो पानी जमा होगा वो जमा होने के पहले इनफिल्ट्रेट भी होगा, यहाँ से यहाँ चलने में वो इनफिल्ट्रेट भी होगा। तो ए इंटू ए, एरिया जिसमें पानी इनफिल्ट्रेट हो रहा है कितने टाइम में, डी टी में। तो इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये सेकेंड टर्म जो हमारा बना है ए इंटू आई इंटू डी टी इज, आप देखिए क्या है, ए लेंथ इंटू ब्रेथ, करेक्ट, आई इज डेप्थ ऑफ वाटर इनफिल्ट्रेटेड, तो एरिया इंटू डेप्थ इज वॉल्यूम। तो इसको क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इनफिल्ट्रेट, या दूसरे इसमें बोलूँ तो मैं पर्कुलेट इन सॉइल, इसको हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर पर्कुलेट इन अ सॉइल। अब यहाँ देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड में आपको जो टर्म मिला है वो मीटर क्यूब में मिला है ना। देखिए यहाँ पे अब हम बैलेंस कर रहे हैं यूनिट्स, दिस इज डिस्चार्ज, डिस्चार्ज तो मीटर क्यूब में रहता है। अब यहाँ चलते, यहाँ देखते क्या है, वाई इज द डेप्थ ऑफ वाटर एंड दिस इज एरिया, एरिया मीटर स्क्वायर में रहता है एंड दिस इज इन मीटर। तो अगेन ये बन गया मीटर क्यूब। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें भी आप देखिए एरिया और आई, यहाँ भी हमको मिल गया। Okay, students, so let's check about the unit of the expression. We have Q with us. The unit of it is meter cube. Then there is a depth Y and area A. Depth की unit meter, A की unit meter square, that becomes meter cube again. यहाँ देखते हैं एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, आई की यूनिट दैट इज इनफिल्ट्रेशन, दैट इज मीटर पर सेकंड, एंड टाइम की यूनिट सेकंड, तो सेकंड सेकंड कट गया, यहाँ भी मीटर स्क्वायर और मीटर बन के मीटर क्यूब हो गया। तो आई होप यूनिट्स क्लियर है। अब आगे चलते हैं, उस सारे एक्सप्रेशंस को हमने क्या किया, इस तरीके से सेट कर दिया कि dt वाली टर्म्स एक तरफ, dA वाला टर्म एक तरफ। यहाँ देखिए आप dt इसमें है तो इसको यहाँ ला लिया, यहाँ देखिए q माइनस डी टी माइनस ए इंटू वाई इंटू डी टी इक्वल टू वाई इंटू डी ए। अब इसमें dt को कॉमन निकाल लिया, ये इक्वेशन बन गई। इसको हम इंटीग्रेट करते, क्योंकि यहाँ देखिए काम किस पर चल रहा है, एलिमेंटल एरिया dA एट टाइम dt। हमको चाहिए एरिया टू बी मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इरिगेटेड, हमें क्या चाहिए, ये चाहिए मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इरिगेटेड एट टाइम टी। तो हमको क्या करना पड़ेगा, डी ए को ए बनाना पड़ेगा, उसके लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ देखिए हम इस
में dt को एक तरफ रख रहे हैं और बाकी पूरे टर्म्स को एक तरफ कर लिया, इसको इंटीग्रेट कर लिया। अब इंटीग्रेट कर रहे हैं, dt का बन जाएगा t। आई होप इट इज क्लियर। इसका dt का बन जाएगा t। y तो हमारा कॉमन टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, तो हम उसको अलग कर दे रहे हैं और फिर यहाँ बन जा रहा है dA अपॉन q माइनस a। अब आप क्या करोगे, यहाँ इंटीग्रेशन बचा हुआ है, अब इसका इंटीग्रेशन निकालना है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है चेक करते हैं हम। देखिए अब इंटीग्रेशन किया हमने, t इक्वल्स टू y इंटीग्रेशन ऑफ dA अपॉन q माइनस IA। सो एज we are doing the integration of 1 upon q minus IA with respect to a, तो न्यूमरेटर में लाना है इसको डिनोमिनेटर को, दैट विल बी बाय ln माइनस ln, ये आ गया q माइनस IA और अपॉन i। आई होप ये इंटीग्रेशन आपको क्लियर हुआ हो। आगे बढ़ते हैं हम। एक चीज इसमें और ऐड करना पड़ेगा, दैट विल बी, क्योंकि इंटीग्रेशन हो गया है, हमने कांस्टेंट को ऐड नहीं किया है, तो हम यहाँ पे कांस्टेंट ऐड करेंगे, दैट विल बी प्लस c। ठीक है, ये आपका एक्सप्रेशन रेडी हो गया है। अब इसी इंटीग्रेशन हुई एक्सप्रेशन को हम आगे सॉल्व करते हैं, तो हमें मिल जाएगा मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इरिगेटेड। तो हम इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं। एट t equals to 0, at t equals to 0 and a equals to 0, हम लिमिट सेट कर रहे हैं। पहले लिमिट क्या लिया है, एट t equals to 0, a equals to 0, तो c की वैल्यू कितनी आती है वो देखते हैं। Therefore c equals to क्या आएगा, y by I ln q, y by I ln q, y by I ln q। ये क्लियर है। इसको हम देते हैं, दिस विल बी आर इक्वेशन नंबर 2, और इसको हम देते हैं, क्योंकि ये हमारा इंटीग्रेट हुआ है, इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन है, इसको हम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड लिमिट सेट करते हैं। या तो इसको हम c की वैल्यू को पुट करते हैं। पहले पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1। तो वैल्यू क्या बनेंगे देखते हैं। t इक्वल्स टू माइनस y माइनस y बाय I माइनस y बाय I ln q माइनस I a ब्रैकेट क्लोज प्लस c की वैल्यू। c की वैल्यू क्या है देखते हैं। यहाँ पे इसको अंडरलाइन हटाते हैं। c की वैल्यू कितनी आई अपनी, y, जो अगेन ऐसा अंडरलाइन रख रहा हूं मैं क्योंकि अपॉन में कुछ वैल्यू डालना है, y बाय I ln q। ठीक है, यहाँ मैं अपॉन में I डाल दे रहा हूँ, जैसा कि इक्वेशन में रहना चाहिए। ओके, तो ये हमारी इक्वेशन सेट हो गई है। अब इसमें क्या टर्म कॉमन आता है वो हम देख लेते हैं।
इधर साइड में जगह नहीं बची है, हम इधर काम करते हैं, ठीक है। तो t इक्वल्स टू y बाय आई को हम ले लेते हैं कॉमन, y अपॉन आई y बाय आई ब्रैकेट में रखेंगे ln q माइनस आई ए ब्रैकेट क्लोज प्लस या तो इसको ऐसा लिख लेते हैं हम, ln q माइनस ln q माइनस आई ए और ये पूरे का ब्रैकेट क्लोज, पूरा ब्रैकेट क्लोज, और इसके नीचे आएगा आई। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। हमने क्या किया है, हमने इसी इक्वेशन में y बाय आई को कॉमन निकाल लिया, पहले ln q लिख दिया, फिर उसके बाद माइनस ln q माइनस आई ए लिख दिया। ये इक्वेशन बन गई आपकी t की। ओके, अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, तो क्या बनेगा, t इक्वल्स टू y जो कि जिसके अपॉन में कुछ वैल्यू रहने वाली है, y बाय आई ln q जिसके अपॉन में कुछ वैल्यू रहने वाली है, क्या वैल्यू रहेगी बताइए आप। देखिए y बाय आई ln q, इन दोनों में हमने क्या कॉमन लिया, ln, तो क्या रहेगा q न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में, तो हम इसको डाल देते हैं डिनोमिनेटर में, ठीक है। ये वैल्यू मैं यहाँ डाल रहा हूँ, y बाय आई एज इट इज ln नीचे में q माइनस आई ए, ठीक है ना। इक्वेशन ये बनेगी। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये हमारी होगी फाइनल एक्सप्रेशन, जिसको हम लेंगे एक्सप्रेशन नंबर 3। एक्सप्रेशन नंबर 3। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब इसी एक्सप्रेशन को हम क्या करते हैं, लॉग के फॉर्म में लिखते हैं, ln से हटा के लॉग के फॉर्म में। तो कैसा लिखेंगे इसको लॉग के फॉर्म में, t इक्वल्स टू 2.303, ये वैल्यू ln की जगह आई है हमारी, और फिर ये y बाय आई जैसा क्या वैसा y बाय आई यहाँ आ जाएगा। अब ln की जगह log टू द बेस 10 ऑफ जो वैल्यू ब्रैकेट में थी, क्या वैल्यू थी, q अपॉन 2.303 के नीचे क्या बाद में क्या था, y बाय आई log 10 ऑफ q माइनस आई ए। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। अगर लॉग के फॉर्म में चाहिए तो ये एक्सप्रेशन है,
और ln के फॉर्म में चाहिए तो ये एक्सप्रेशन है. These are the final expression for area, maximum area that can be irrigated, the maximum area that can be irrigated in time t, maximum area that can be irrigated in time t. I hope this concept of determining the maximum area that can be irrigated in time t is clear to you. ये जो expression of time t, it is very important expression to be asked in any of the competitive examination. In terms of ln, the expression is this, and in terms of log 10, the expression is this. You must keep it in your concern. Okay, thank you very much for keeping or maintaining the patience for listening to the lecture. Thank you very much.